90 सीटों की विधानसभा है हरियाणा की, और ऐसे में 4-5 सीटें मिलना भी अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। अब ऐसे में क्या बीजेपी दुष्यंत चौटाला का विकल्प देखते हुए गोपाल कांडा को इस तरह की सीट में, चूंकि बीजेपी लगातार घिरी हुई दिखाई पड़ती है, जो किसान है वो बीजेपी से नाराज नजर आता है, जो युवा है वो नाराज नजर आता है। इसके अलावा आपने देखा कि जब लोकसभा चुनाव के बीच में बीजेपी जो प्रत्याशी थे जब गाँव में पहुंचते हैं तो गाँव के लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट और 90 विधानसभा सीट में से अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी 40 सीटें, और 40 सीटों के साथ सरकार बनाने के लिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी को चाहिए थी 5 सीटें, और 5 सीटों के जरिए 6 निर्दलीय विधायकों ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद 5 साल बीतते हैं और 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले अब यही निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी से बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं, या कहें कि ये विधायक अब अपना समर्थन वापस लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कारण कई सारे नजर आते हैं। हरियाणा में कई ऐसे मुद्दे उठते हुए नजर आए जहां पर निर्दलीय विधायकों ने साफ तौर पर कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बनाने के लिए उनका इस्तेमाल करती हुई नजर आई। जहां लोकसभा चुनाव के बीच में 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे दिया, तो वहीं 3 निर्दलीय विधायकों के जाने के बाद मात्र 3 विधायक ही बच जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास जो समर्थन में थे। लेकिन देखा जाए तो बाशापुर से दौलतवाद का निधन हो जाता है, जिसके बाद एक और निर्दलीय विधायक की संख्या कम हो जाती है। ऐसे में एक और निर्दलीय विधायक की बात करें जो पृथला से हैं, नयनपाल, वो कहीं ना कहीं समर्थन वापस लेने का ऐलान करते हैं। लेकिन नयनपाल ने समर्थन कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया, लेकिन अभी तक नयनपाल खामोश है। इस बीच में एंट्री होती है हरियाणा लोक हित पार्टी के संयोजक गोपाल कांडा की। वो गोपाल कांडा जो एक वक्त पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के दौरान गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी अपना समर्थन दे चुके हैं और उनकी सरकार बनती हुई भी नजर आई थी। लेकिन एक बार फिर से 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले यही गोपाल कांडा जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आए थे, ये दावा किया जा रहा है कि हरियाणा में या तो गठबंधन होगा या तो समर्थन वापस लिया जाएगा। और इससे जुड़े हुए कई सवाल बनते हैं। आज मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज चर्चा करेंगे हरियाणा के गोपाल कांडा और तमाम विधायकों के बारे में। आखिरकार ये विधायक भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ेंगे या नहीं? अगर हम सवालों की बात करें तो गोपाल कांडा से पहले यहाँ पर सवाल ले लेते हैं। गोपाल कांडा एक ऐसे निर्दलीय विधायक बन चुके हैं जो कहीं ना कहीं सिरसा से तो विधायक हैं, लेकिन अब सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। कम से कम 12 से 15 सीटों की मांग गोपाल कांडा के जरिए की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें 3 से 4 सीटें दी जा सकती है, जिसमें से रानिया, एलनाबाद, सिरसा और फतेहाबाद हो सकती है। सिरसा तो खुद गोपाल कांडा की है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत भी नहीं पाई है। क्या लगता है 12 से 15 सीटों की मांग गोपाल कांडा की, भारतीय जनता पार्टी की सहमति नहीं बन रही है, क्या खेल बिगड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल हरियाणा की बात करें नाज़मीन तो कई पहलू और कई चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। चूंकि अभी इलेक्शन बनने में समय है, लेकिन फिलहाल जिस तरह चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर आप जो है बीजेपी की बात करें या इनेलो की बात करें, बीएसपी की बात करें, सभी लोग कहीं ना कहीं कशमकश करते हुए नजर आते हैं कि भाई हमारा जो दबदबा है वो बनना चाहिए। ऐसे में गोपाल कांडा की बात करें, जाहिर बात है कि जिस तरह की बात वो कहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक पार्टी भी है और उस पार्टी के बिहाफ पर ही वो 4-5 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हमें भी कुछ सीटें मिलनी चाहिए, और यहाँ तक कि कुछ उससे भी कुछ प्लस सीटें मिल जाए तो बेहतर है। लेकिन 4-5 सीटें इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि देखिए 90 सीटों की विधानसभा है हरियाणा की, और ऐसे में 4-5 सीटें मिलना भी अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। अब ऐसे में क्या बीजेपी दुष्यंत चौटाला का विकल्प देखते हुए गोपाल कांडा को इस तरह की सीट देते हुए नजर आएगी, या फिर गोपाल कांडा अभी चूंकि इतने बड़े नाम नहीं है जो कह सकते हैं कि बीजेपी या कांग्रेस के बीच में कोई बड़ा अपने आप को फैक्टर साबित कर पाए, तो ये हो सकता है कि बीजेपी आने वाले दिनों में कहीं कोई कह सकते हैं कि अपनी, क्योंकि बीजेपी को भी लग रहा है नाज़मीन की उनकी जो स्थिति है वो उतनी
इतनी मजबूत हरियाणा में है नहीं जो पहले हम देखते थे कि एक तरफा जीत दर्ज करते हुए नजर आते थे। आपने देखा कि अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 10 में से 5 सीटें बीजेपी के हाथ से निकल जाती हैं। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि भाई बीजेपी जो दिल्ली के बगल वाले राज्य में अगर अपनी 5 सीटें नहीं बचा पाए, जिसका मतलब ये है कि हरियाणा के जो लोग हैं अब बीजेपी के साथ नहीं है, या फिर साथ हैं भी तो उस शिद्दत के साथ में नहीं है जो पहले हुआ करते थे। इसी का लाभ उठाने का प्रयास गोपाल कांडा भी कर रहे हैं कि भाई कम से कम हमें 5 से ज़्यादा सीटें दीजिए, हमें कम से कम 8-10 सीटें दीजिए ताकि हम भी कह सकते हैं हरियाणा में अपने पार्टी को बड़ा शेप दे सके। लेकिन क्या बीजेपी ऐसा कर पाएगी? मुझे बहुत कम उम्मीद है कि बीजेपी 3-4 सीटों से ऊपर गोपाल कांडा को देती हुई नजर आए, क्योंकि बीजेपी की अब जो अपनी मजबूरी है कि यहाँ पर अगर वो गोपाल कांडा को नाराज करती है तो उनकी सीटों में और ज्यादा कमी आती हुई नजर आएगी। सर, जैसे कि दुष्यंत चौटाला की बात करें, लोकसभा चुनाव में भी वो 2 से 3 सीटों की मांग कर रहे थे। सीटों की मांग दुष्यंत चौटाला पर भारी पड़ गई, गठबंधन तोड़ दिया जाता है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो हरियाणा में गठबंधन नहीं करेगी, और इसी बात को साबित करते हुए रणजीत सिंह चौटाला सामने आते हैं जो हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। यहाँ पर हार जाते हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि रानिया से चुनाव विधानसभा का वो फिर से लड़ सकते हैं, क्योंकि वो रानिया से विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे में गोपाल कांडा की मांग रानिया सीट भी है। तो अगर गोपाल कांडा बगावत नहीं करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के यही विधायक कहीं ना कहीं, पूर्व विधायक कहेंगे क्योंकि सांसदी का चुनाव हार गए, लेकिन क्या लगता है रणजीत सिंह चौटाला भी बगावत करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि इस पर मैं एक बात कह दूं, वो खुद कहते हुए नजर आए थे कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन नहीं करेगी और बाकी फैसला आला कमान। देखिए बिल्कुल नाज़मीन, अभी बहुत सारे समीकरण बनेंगे बिगड़ेंगे, लेकिन राजनीति है, इसमें पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि भाई यही होने वाला है, क्योंकि आप देखते हैं कि अंतिम मौके पर इस तरह के फैसले होते हैं जो हर किसी को चौंकाते हुए नजर आते हैं। हरियाणा में चूंकि बीजेपी लगातार घिरी हुई दिखाई पड़ती है, जो किसान है वो बीजेपी से नाराज नजर आता है, जो युवा है वो नाराज नजर आता है। इसके अलावा आपने देखा कि जब लोकसभा चुनाव के बीच में बीजेपी जो प्रत्याशी थे जब गाँव में पहुँचते हैं तो गाँव के लोग उनको भगाते हुए नजर आते हैं, कहते हैं कि भाई आप ही ने गोली चलवाई और एक तरीके से बैरिकेडिंग करवाई, आप कैसे हमारे कह सकते हैं गाँव में आ सकते हैं। कई जगह का ऐसा देखा गया जहाँ पर लोग खासे नजर आए। दुष्यंत चौटाला को भी इस नाराजगी का कह सकते हैं कि नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने सोची कि 2-3 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव से अपना समर्थन वापस लिया कि भैया हम साथ नहीं चलेंगे, लेकिन उसका फायदा होने की बजाय उनको घाटा होता हुआ नजर आया। एक भी सीट पे वो फाइट में भी नजर नहीं आया। तो ऐसे में नाज़मीन ये समझिए कि आने वाला जो समय है उसमें कई समीकरण अभी बनते हुए नजर आएंगे। आपने देखा कि बीएसपी और इनेलो के बीच में जो गठजोड़ हुआ है, क्या ये इतना ताकतवर है जो कांग्रेस और जो कह सकते हैं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आए? गोपाल कांडा क्या वो नाम है जो आने वाले दिनों में एक बड़ा नाम बन के उभरे? तो कई ऐसे चीजें हैं जो अभी इस पूरे के पूरे मामले में पेचीदा है। लेकिन हाँ, ये आप मानकर चलिए कि मुकाबला मुख्य तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होने वाला। ऐसे में ये जो चाहे गोपाल कांडा हो या इनेलो हो या बीएसपी हो, किस तरह का प्रभाव छोड़ने वाले हैं ये मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। सर, मुकाबला कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। तो कांग्रेस पार्टी की विधायिका अभी भी है किरण चौधरी, क्योंकि विधानसभा सीट उन्होंने अपनी नहीं छोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो गए। अब कांग्रेस विधायक विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखते हैं, पहली चिट्ठी खारिज कर दी जाती है, इनकार कर दिया जाता है, दूसरी चिट्ठी लिखते हुए नजर आते हैं। क्या लगता है विधानसभा चुनाव से पहले उनकी सीट यहाँ पर किरण चौधरी की चिंती भी नजर आएगी? देखिए नाज़मीन, और सीट छीनना ना छीनना मेरे ख्याल से कोई बहुत अब तर्क की बात नहीं है कि 2-3 महीने में चुनाव होने वाले हैं, अगर आप सीट वापस ले भी लेंगे या उनको हटवा भी देंगे तो मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को इससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। बेहतर ये होगा किरण चौधरी को मनाकर अगर वापस लेकर आया जाए तो देखिए जाट जो कह सकते समुदाय है, अगर उसके वोट ज़्यादा हासिल करने की, हुड्डा भी उसी कह सकते समुदाय से आते हैं और यहाँ पर किरण चौधरी साथ में रहती तो शायद भी जो कांग्रेस को बेहतर फायदा होता। लेकिन देखिए यहाँ पर भी गुटबाजी खेमेबाजी है, शैलजा के साथ में वो नजर आती है कि भाई इनको सीएम बनना चाहिए, तो हुड्डा को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, किरण चौधरी जा रही है, चले जाने दो, क्योंकि वही सबसे बड़ी विरोधी नजर आ रही थी। लेकिन क्या बीजेपी में भी उनको वो मुकाम मिलता हुआ नजर आएगा? उनकी बेटी भी है, खुद वो भी है, क्या दोनों माँ बेटी को टिकट मिलते हुए नजर आएंगे? टिकट की बात की है, राज्यसभा का चुनाव, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, राज्यसभा सांसद है, लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, राज्यसभा की सीट खाली, कांग्रेस अपने पैर पीछे खींच रही है, भारतीय जनता पार्टी श्रुति चौधरी, किरण चौधरी में से मौका देगी किसी को? देखिए बिल्कुल जाहिर बात है कि अगर आप उनको लेकर आए हो तो बिल्कुल बीजेपी का ये रहा है। आप देखिए कि चाहे महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, तमाम राज्यों की बात करें कि जब जब कोई बड़ा चेहरा आपकी पार्टी में बीजेपी में शामिल होता है तो बीजेपी ऐसे मौके देती है। लेकिन किरण चौधरी को भी अगर मौका मिलता है, उनकी बेटी को मौका मिलता है, तो ये बीजेपी के लिए किस तरह फायदेमंद साबित हो सकता है ये देखने वाली बात हुई। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जो बीजेपी अपना पूरा गणित लगाकर बैठी, कहीं वो गणित खराब होता हुआ दिखाई पड़े। क्योंकि बीजेपी की स्थिति, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि कोई बहुत बेहतर नजर नहीं आती। आप देखिए वोट शेयर में भी अब कांग्रेस पार्टी कहने की हावी दिखाई पड़ती है और 5 सीटें जीतने के बाद 2-3 सीटों पर कड़ी टक्कर में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पार्टी नजर आई थी। तो ऐसे
ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि आधे आधे पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी खड़े हो गए। अब यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरफ अपना रुझान करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये देखिए लोकसभा चुनाव को अभी 1 से 2 महीने हो रहे हैं। ऐसे में क्या लोगों का मन बदला है और आने वाले 2-3 महीने जब पूरी तरह राजनीति हावी होती हुई नजर आएगी तो क्या वाकई में, क्योंकि देखिए 2-3 चीजें यहाँ पर बीजेपी के लिहाज से हुई हैं कि क्या नायब सिंह सैनी के अंदर वो बात है जिनके नाम पे वोट पड़ता हुआ नजर आएगा, क्या खट्टर को वापस लेकर आना पड़ेगा, तमाम ऐसे पहलू हैं। क्यों अनिल विज जो नाराज नजर आते हैं, राव इंद्रजीत नाराज नजर आते हैं, तो बीजेपी के लिए भी राह उतनी आसान है नहीं। सर राव इंद्रजीत की आपने बात कही और राव इंद्रजीत गुरुग्राम से सांसद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। और राव इंद्रजीत अब अपनी बेटी को आगे करके कि विधानसभा सीट तो मिलनी चाहिए, क्योंकि 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने ये कहकर इनकार कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को समर्थन नहीं देती है। लेकिन आज का समय है कि राव इंद्रजीत अपनी बेटी के लिए अड़े हुए हैं और खुद यहाँ पर आरती राव सिंह कहती है कि मुझे अटेली से चुनाव। देखिए नाज़मीन, बीजेपी जिस तरह की बात कहती हुई नजर आती है कि परिवारवाद में हम भरोसा नहीं रखते, लेकिन किरण जो चौधरी हैं उनकी बेटी हैं, यह परिवारवाद नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी खुद अपनी ही बातों में कहने को उलझती हुई नजर आती है। और देखिए अभी कह सकते हैं कि अभी तो आगाज है, अभी बहुत सारी चीजें बनेंगी, बिगड़ेंगी, बहुत सारी चीजें टूटेंगी, संभलेगी। लेकिन हाँ, ये मानकर चलिए कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिहाज से अगर बात करें तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वो सरदर्द है। और यहाँ पर अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा जैसा नजर आ रहा है पूरा माहौल, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जिस तरह से रैली करते हुए दिखाई पड़ते हैं और जिस तरह लोगों के बीच में जा रहे हैं, जन समर्थन जुटा रहे हैं, वो ये बता रहा है कि लोगों का यकीन कहीं ना कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। वैसे में बीजेपी के पास काट क्या है वो देखने वाली बात हुई, क्योंकि फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही है। सर अगर कांग्रेस पार्टी को एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, छोटा सा सवाल होगा कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से आपने पहले कहा कि गुटबाजियां चल रही हैं, कुमारी सैलजा एक तरफ है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बाप बेटे ही कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं अपनी जागीर समझ कर बैठे हुए हैं। क्या लगता है सीएम चेहरा कौन हो सकता है? देखिए कांग्रेस पार्टी से बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि शैलजा भी कहीं ना कहीं अपनी कह सकते हैं, आपने देखा ही बीते दिनों की वो अपनी रैली करती हुई नजर आ रही थी। तो ये कहीं ना कहीं आप मानकर चलिए कि वो बराबर की टक्कर जो है वो हुड्डा परिवार को देना चाहते हैं कि भाई मैं भी आपसे कतई कम नहीं। और देखिए किरण चौधरी ने जाते जाते ये बात जरूर कही कि अगर सीएम बनने का कोई सबसे बड़ा हकदार है तो वो शैलजा जी हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल ये है, क्योंकि आपने देखा कि जो हुड्डा ने सब लोगों को तो बुलाया लेकिन शैलजा को नहीं बुलाया। वहीं शैलजा और उनके बीच में लगातार तनातनी का माहौल भी रहा, प्रचार प्रसार करने भी नहीं गए। तो ऐसे कई कारण नाज़मीन जो ऐसा लगता है कि हरियाणा की जो राजनीति है खासकर कांग्रेस के लिहाज से अगर एकजुट नहीं हुई तो एक बार फिर से कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता तक आते आते कहीं कुछ कमी रह जाए। इसीलिए अगर यहाँ पर सत्ता पाना है तो शैलजा और हुड्डा गुट को एक होना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस के लिए सत्ता का जो ख्वाब कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं उनके लिए कहीं ख्वाब बनकर ही ना रह जाए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जिस तरीके से हरियाणा में तमाम समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, जहां कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के निर्दलीय विधायक समर्थन वापस लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सीट शेयरिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी का कोई सहमति ना जताना। लेकिन ये तमाम समीकरण क्या लोकसभा चुनाव के तर्ज में विधानसभा चुनाव में भी क्या भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आएगी? 40 सीटें 2019 में जीतना, क्या 40 का आंकड़ा भी कम हो जाएगा या फिर 40 से आगे भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आंकड़ा साबित करती हुई नजर आएगी? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।